नमस्कार, एपीएन न्यूज के खास कार्यक्रम बैलेट बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं विक्रम मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरक्षनाथ की धरती गोरखपुर में। गोरखपुर जो चुनावों के समय निश्चित तौर पर लोगों को याद आता है, नेताओं को इसकी याद आती है, विकास के दावे किए जाते हैं, वायदे किए जाते हैं, पॉलिटिकल सिनारियो भी इसका काफी मजबूत है। लेकिन चुनाव के बाद ये हमेशा की तरह एक बार भुला दिया जाता है। तमाम मसले हैं, सड़कें जर्जर हालत में हैं, विकास की बयार बहाने की बात कही गई थी, लेकिन विकास की गंगा यहां से तो होकर नहीं निकली। लेकिन यहां के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं नामचीन और अमीर होते चले गए। हमारे साथ तमाम जनता जुड़ी हुई है, हम उनसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे कि आखिर गोरखपुर ने क्या खोया और क्या पाया। गोरखपुर में क्या समुचित विकास का ढांचा तैयार किया गया है? विक्रम भाई साहब, आपने अपने स्लोगन में पहले ही सारी बातें कह दी हैं। आप यहाँ से पीछे देखिए कि आप नगर निगम के इस प्रांगण में खड़े हुए हैं, जहाँ से पूरे शहर को स्वच्छ और साफ करने की जिम्मेदारी है। आप पीछे अपने कैमरामैन को कहिए, वहाँ पे सामने कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। इस तालाब की गंदगी अभी तक साफ नहीं हुई है। जब इस नगर निगम जो पूरे शहर को साफ करता है और उसके पिछवाड़े जो है पीछे उसी के प्रांगण के अंदर इतनी गंदगी है, तो शहर की स्थिति का आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। मैं संजय मिश्र, समाजसेवी, गोरखपुर। बुनियादी ढांचा कितना मजबूत है गोरखपुर का? बिल्कुल भी नहीं है, कहीं कोई ढांचा मजबूत नहीं है, केवल कागजों में ढांचा मजबूत है। ये लोग जो भी फरमान जारी करते हैं केवल कागजों में। हमारे शहर तक आते आते वो कागज भी गायब हो जाते हैं। यहाँ ना कोई सफाई है, ना कोई व्यवस्था है, यहाँ दुर्व्यवस्था है। हर तरह की परेशानी से हम लोग अवगत हैं और आप सबको भी अवगत करा रहे हैं कि जब नगर निगम खुद अपनी सफाई नहीं कर सकता है तो हमारे यहाँ की सफाई वो क्या करेगा। बिजली विभाग डल चल रहा है, कहीं रोड लाइट नहीं जल रही है, हर जगह अफरा तफरी मची हुई है, रात को एक्सीडेंट हो रहे हैं। सड़कों की स्थिति आप कैसा कहेंगे? सड़कों की स्थिति कैसी है? क्योंकि गांवों में विकास की बयार बहाने की बात कही गई थी कि गांव में सीसी रोड बनाए जाएंगे, सड़कों को लिंक रोड जो है वो मजबूत किए जाएंगे, बेहतर किए जाएंगे। क्या स्थिति आपको दिखती है? ना, स्थिति बड़ा खराब यहाँ पर है। यहाँ गांव की बात करेंगे, शहर का ही स्थिति खराब ये है। यहाँ जाते ही गांव है या कॉलोनी, यहाँ पर देखिए सब सड़कें बिगड़ी हुई है यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि सड़कों की स्थिति बेहतर है? क्योंकि सरकार ने तमाम दावे किए। देखिए, स्थिति तो कहीं किसी चीज की भी बेहतर नहीं है। आप देखें कि गोरखपुर कितना बड़ा महानगर है और विकास यहाँ लगभग 25 सालों से ठप पड़ा हो। और ठप एक ही नाते पड़ा कि यहाँ सिर्फ विकास की राजनीति नहीं, यहाँ धार्मिक राजनीति होती है। धार्मिक कार्ड के आधार पे यहाँ राजनीति तय होती है, विकास कोई एजेंडा नहीं है। 25 सालों से विकास रुका हुआ है। आप देखिए कि शहर में कितने जगह जाम लग रहे हैं। कोई भी अगर मरीज आता है तो हमें लगता है कि रात इलाज के पहले ही वो दम तोड़ देता होगा जाम में फंस के। निश्चित तौर पर तमाम दावे किए गए थे कि जब जिले शिक्षित होंगे, लोग शिक्षित होंगे तो जिले का विकास होगा। लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था है वो यहां पर ध्वस्त है। आप महिला हैं, आप ये बताइए, आपकी बच्चियां, आपके बच्चे घर से जब निकलते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, क्या आपको लगता है कि यहां पर उन्नत शिक्षा के लिए सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल है? जिससे हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, गांव से हैं, और गांव या शहर देखा जाए तो जो वादे किए गए थे वो वादे जहां तक सही नहीं हैं और तमाम खामियां हैं। और गांव में भी जो सड़कें, रोड हैं, नालियां हैं, सब कूड़ा करकट से भरे हुए हैं। सफाई कर्मी लगाए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि गांव की सफाई हो रही है। यहाँ जिला अस्पताल पर ग्रामीण क्षेत्र से महिलाओं को लेके, गर्भवती महिलाओं को हम लोग आते हैं, यहाँ भी जो है कोई ऐसी सुविधा नहीं दिखाई देती है। लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ऐसा तो कोई नहीं हो रहा है विकास जैसा होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? तुम क्या लगता है कि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई आप लोगों के लिए बेहतर है, माहौल ठीक है? जहाँ हर जगह की तो नहीं पता, लेकिन जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे काफी बेटर है। लेकिन और जगहों पे जहाँ सुनने में आएगा कि यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे आ रहे हैं क्लास, टीचर्स बुलाते हैं टाइम टू टाइम, बट टीचर्स आते नहीं है और बच्चों को बिना पढ़े फिर चले जाना पड़ता है, उन्हें वापस जाना पड़ता है। फिर इन सब से बच्चे भी नाराज कि पढ़ाई नहीं हो रही है, पैसे देते हैं पढ़ने के लिए, बट कुछ भी सही नहीं है यहाँ पे। गोरखपुर के इतिहास के साथ एक सबसे बड़ी मूल समस्या यहाँ पर जुड़ी हुई है। जब एक बार यहाँ बाढ़ आती है और बाढ़ के बाद वो कहर तो पहले बरपाती है, बाद में यहाँ बाढ़ का पानी और भी ज्यादा कहर बरपाता है, क्योंकि वो बीमारियां, एपिडेमिक डिजीज जो हैं वो यहाँ पर लेके आता है। यहाँ पर सबसे भयाक्रांत बीमारी जो है, अगर बात करें उसकी, तो जापानी इंसेफ्लाइटिस है, जो हजारों लोगों की जान हर साल ली लेती है। हम लोगों से पूछते हैं क्या लगता है यहाँ पर कि नगर निगम या फिर यहाँ जो जिस तरीके की सरकारें चल रही हैं, स्वास्थ्य महकमा बेहतर काम करता है? क्योंकि हर साल जापानी इंसेफ्लाइटिस गोरखपुर में कहर बरपा के जाता है। मैं दो बातें आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करूंगा।
सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधु से कहना चाहूँगा, एक चिकनगुनिया, एक डेंगू से 5 लोग मरते हैं, इस पर कोई हाय तौबा नहीं मचता है। पिछले 1978 से 2016 के बीच में हम लाखों बच्चों को कुर्बान कर चुके, लाखों बच्चे शहीद हो गए, लाखों बच्चे काल के गाल में समा गए, लेकिन यहाँ के जो इंसेफ्लाइटिस समस्या है, इस पर कोई कारगर उपाय नहीं हुआ। और जहाँ तक रही बात जनप्रतिनिधियों की, यहाँ पर 10 साल से कभी सपा की सरकार, कभी बसपा की सरकार रही है। इन सारे लोग जब गोरखपुर मुख्यालय पर आते हैं तो अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एकमात्र समस्या जो इंसेफ्लाइटिस है उस पर आज तक कोई काम नहीं हुआ। और आज की डेट में भी अभी अखबारों में आया था कि मंडल में सर्वाधिक मौतें इंसेफ्लाइटिस से गोरखपुर में ही हुई हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में एक मेडिकल कॉलेज है, तमाम हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन लोगों को उपयुक्त इलाज मयसर नहीं हो रहा है। जापानी इंसेफ्लाइटिस के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या यहां पर एक तरीके से फौरी इलाज के लिए व्यवस्था की जाती है या हमेशा के लिए उसकी इलाज की व्यवस्था की जा रही है? क्या लगता है? जापानी इंसेफ्लाइटिस का तो कोई अभी इलाज प्रॉपर चल ही नहीं रहा है मूल रूप से, और उसकी मूल समस्या है कि शुरू से यहाँ से लेकर के राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक की गड़बड़ियां हैं। केवल एक ही व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता। और यहाँ मूल बात है कि जैसे अभी जो गंदगियां हैं, सारी की सारी बीमारी का इलाज मच्छर और गंदगी है। मच्छर गंदगियों के नाते सारी इलाज कितना भी व्यवस्था कर लीजिए, दिक्कत होना ही है। और ये दूर नहीं हो रहा है, इसके लिए कोई कारगर उपाय नहीं हो रहा है। मेडिकल कॉलेज की स्थिति है, मेडिकल कॉलेज में आप खुद जाकर के अगर देखेंगे तो वहाँ पर जो प्राइवेट वार्ड्स हैं, यहाँ पर जाकर के गंदी झोपड़ियों से भी बदतर हैं। प्राइवेट वार्ड की स्थिति मैं देख करके आया हूँ और सारे जगह देख करके, और ये चीजें ये जब तक जो है कि एकदम पूरी तरह से सभी जनता को इसके साथ खड़ा होना होगा, और जब हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं या बाहर से लोग आते हैं उनके खिलाफ इन बात को उठानी पड़ेगी। उनको जब घुसने ना दिया जाए तब जाकर के उनको समस्या का। निश्चित तौर पर जनता का आक्रोश जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर पूर्वांचल के इलाके में खास मुकाम रखने वाला जिला है, लेकिन विकास की अगर बात करें तो विकास कोसों दूर है इससे। हमारे साथ तमाम लोग और भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं। यहाँ पर तमाम दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस की बात अगर करें तो स्वास्थ्य महकमा उस पर पंगु बना बैठा हुआ है। इसके अलावा सड़कों की स्थिति इस कदर है कि वहां पर अगर लोग चलें तो टीबी के पेशेंट हो जाएंगे, क्योंकि धूल इतनी ज्यादा निकलती है। आपको क्या लगता है कि बुनियादी ढांचा अभी भी मजबूत करने की जरूरत है? नमस्कार। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के दैविक भौतिकता राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अगर कहीं की जनता अगर त्रस्त होती है तो सारी जिम्मेवारी राजा की होती है, और जनता अगर प्रसन्न होती है तो वो सारा श्रेय भी राजा को जाता है। राम राज्य में आप देखेंगे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं थी। हमारे यहाँ तो यह व्यवस्था है कि जो जनप्रतिनिधि हमारे चुन के जाते हैं, जिसको हम आम जनमानस चुन के भेजते हैं, उनसे हम बहुत सारी अपेक्षा करते हैं। पंचतत्व जहाँ नियंत्रित हो जाए, जहाँ जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश ये नियंत्रित हो जाए। अगर जैसे कि प्रदूषण हमारे यहाँ हो रहा है, आप देखेंगे, आपने बहुत अच्छी बात कही, तमाम रोग के जो कारण है, एक तो हमारे यहाँ सड़कें, स्वच्छता के लिए हमारे प्रधानमंत्री योजना बना रहे हैं, तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा गोरखपुर जिधर जाएंगे धूल से भर जाएंगे। अगर आप गाड़ियों से जाते हैं तो शाम को अगर अपने आप को धुलाई करना शुरू करें, स्नान करना शुरू करें, तो स्पेशल लगता है यहाँ पर शैम्पू चाहिए। यहाँ के सामान्य शैम्पू यहाँ पर हमारी सफाई कर ही नहीं सकते हैं। निश्चित तौर पर गोरखपुर की अगर बात करें तो तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। आप यहाँ नए जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि गोरखपुर में जो संचार व्यवस्था है, यानी सड़कों की जो व्यवस्था है, बुनियादी ढांचा जो है, पानी, स्वच्छ पानी, सड़क, ये तमाम चीजें जो है क्या बेहतर हैं? बेहतर तो नहीं है। बेहतर इसलिए नहीं है कि नगर निगम अपना, जब ये नगर निगम नहीं साफ कर सकती है तो बाहर रोड कहाँ साफ करेगी? देखिए, बात नेताओं की कमी नहीं है, पहले से जो है कि यहाँ पे बहुत बदलाव हो चुके हैं। अभी तारामंडल राम का ताल के नाम से जाना जाता था, जहाँ की बहुत सारे लोग जा नहीं पाते थे। आज उस जगह पे हम लोग के दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनने वाला है, पास हो चुका है, काम भी लग गया है। सुंदरीकरण, तालाब का सुंदरीकरण भी हो रहा है, पार्क भी बने हैं, और बजटें माननीय मुख्यमंत्री जी दिए हैं। और अगर जो गांव में सफाई नहीं, हम लोगों में कमी है कि हम लोग सफाई नहीं करा पाते हैं। निश्चित तौर पर जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें तो विद्युत व्यवस्था जो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं कारक होता है विकास को लेकर के, यहां पर गोरखपुर में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बात कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट का एक दावा था कि राज्य मुख्यालय यानी जिला मुख्यालय जो है उसको 22 से 24 घंटे और ग्रामीण मुख्यालय जो है वहां 16 से 18 घंटे बिजली मुहैया की जाएगी। गोरखपुर की जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम गोरखपुर की जनता से पूछते हैं, आप लोगों को कितने घंटे बिजली यहां उपलब्ध हो पा रही है? बिजली यहाँ पर
शहरी क्षेत्रों में कम मैक्सिमम जब देते हैं तो 14 से 16 घंटा बिजली देते हैं, 8 घंटे 10 घंटे बिजली काटे रहते हैं। और मजे की बात यह है कि जो ये कटौती घोषित करते हैं वो कागज में कुछ और होता है और व्यवहार में कुछ और होता है। बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और सीधे सीधे वो बिजली के नाम पर जनता के साथ धोखाधड़ी करते हैं, छलावा करते हैं। यहाँ क्या बिजली मैसर हो रही है प्रॉपर आप लोगों को? देखिए, बिजली न मिलने के 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जो जर्जर तार है उनके नामों पे तो करोड़ों रुपए का बजट बनता है पोल बदलने के लिए, तार बदलने की, लेकिन तार बदले नहीं जाते हैं। उसकी वजह से तमाम दुर्घटनाएं होती हैं। और जो ट्रांसफार्मर है उनका लोड नहीं बढ़ा है। उसी प्राइवेट ट्रांसफार्मर जो जनता के ट्रांसफार्मर है, आप देखें, आप गोरखपुर में मुआयना करें तो तमाम जो है अपार्टमेंट के कनेक्शन उसी से दिए गए हैं, हॉस्पिटलों के कनेक्शन उसी से दिए गए हैं। और जो बिजली विभाग है एकदम चोरी पे आमादा है। 2 लाख का बिल 25,000 दीजिए आप तय कर देगा। तो और बिजली विभाग के कर्मचारी एकदम नदारद हैं। तो हमें लगता नहीं कि बिजली के हालात इस तरह, सिर्फ प्रचार की सरकार चल रही है, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है बिजली को लेकर। आपको क्या लगता है कि बिजली की व्यवस्था मुकम्मल है? बिल्कुल नहीं, बिजली की व्यवस्था तो बिल्कुल ध्वस्त है, क्योंकि ये बिजली विभाग खुद ही चोर है। ये दूसरों को चोर बनाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इनके घरों की जांच हो, इनके अधिकारियों की जांच हो, तो आज पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी चोरी ये करते हैं और कितनी बड़ी हम करते हैं। ये आम जनता को लूटने का प्रयास करते हैं केवल, कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। गोरखपुर की जनता को बिजली मिल रही है? गोरखपुर की जनता को बिजली जितनी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था उसका 100% में से 50% मिल रही है, 50% बिजली नहीं मिल रही है। और उसका सबसे बड़ा जो मेरी समझ में कारण आ रहा है ये है कि बिजली विभाग अभी एक आदेश पारित हुआ है कि 10,000 से ऊपर के जिनका बिल है उनसे वसूली किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो बड़े बड़े बकायेदार हैं उनके बिजली के बिल वसूले गए हैं या नहीं गए हैं? अगर उनके नहीं गए हैं तो ये गरीब जनता को परेशान करने के लिए क्यों इतना फंडा किया गया है? इस ठंडी के मौसम में अभी तक अगर आप देख लीजिए, इस ठंडी के मौसम में शहर के अंदर कहीं अलाव नहीं जल रहा है। अलाव के लिए लकड़ी आई, वो कहाँ गई? बिजली विभाग छोटे बकायेदारों से वसूली के लिए आदेश पारित कर रहा है कि 10,000 से ऊपर का जिनका वसूली है उनका काट दिया जाएगा, लेकिन बड़े बकायेदार कितने पड़े हुए हैं, उनकी वसूली का क्या हुआ? सारे विभाग की बिजली के बिल बकाया है, वो नहीं आ रहा है। बिजली विभाग कहता है कि हमारे पास बिजली खरीदने के लिए पैसे नहीं है, भारत सरकार इनको दे रही है, लेकिन वो जब बड़े बकायेदारों से नहीं वसूलेंगे तो बड़े के नाम, छोटों के नाम पे बड़ों को छोड़ा जा रहा है। छोटों से वसूली की जा रही है और बड़ों को छोड़ करके, और बिजली विभाग उनका कोई भी नहीं। निश्चित ही मसले कई हैं गोरखपुर की जनता के पास, और दावे और वादे सरकार ने तमाम किए थे। रामगढ़ताल यहाँ का एक तरीके से कहें तो लाइफ लाइन कहा जाएगा, क्योंकि वहां से वाटर सप्लाई घरों में दी जाती है। इसके साथ उसके सुंदरीकरण की भी बात कही जा रही थी। तमाम दावे किए गए थे कि जितनी भी प्राचीन स्मारक हैं, प्राचीन जगहें जो हैं, उनको सुंदरित किया जाएगा, व्यवस्थित किया जाएगा, उसका विकास किया जाएगा। आज किस हाल में है रामगढ़ताल? लाइफलाइन कहा जाता है गोरखपुर का। रामगढ़ताल कहने के लिए रामगढ़ताल है, वो मृत प्राय हो गया, उसमें ऑक्सीजन की कमी आ गई है, मछलियां मर रही हैं, और वो रामगढ़ताल को सारे लोगों ने कब्जा कर लिया, उसको घेर लिया है। और इसमें पूरा जो जिला प्रशासन है और जो जीडीए के लोग हैं उनकी सारे लोगों की मिली भगत है, और सारे लोगों ने निजी तौर पर उसको मकान बनाकर उसको कब्जा किया है। रामगढ़ताल पूरी तरह से संक्रमित हो गया है, उनका संक्रमण से घिरे हुए हैं और लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये बताइए, क्या रामगढ़ताल का विकास किया जा रहा है या वहाँ कब्जेदारी चल रही है? पर्यटन के तमाम दावे किए गए थे कि पर्यटन के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, रामगढ़ताल जो है यहाँ का एक तरह से डल लेक कहा जाता है गोरखपुर का। गोरखपुर क्या, पूर्वांचल का है, इतना बड़ा लेक कहीं था नहीं, वो लेक है, लेकिन उसको एक पोखरा बना के रख दिया इन्होंने। जो रामगढ़ताल की परियोजना थी, पूरा वो एरिया ग्रीनलैंड था, लेकिन वहाँ जीडीए और ऐसे प्रशासन मिलके सारी जमीनें वहाँ बेच दी इन्होंने कौड़ियों के दाम पे, और वो बिल्कुल सिमट के रह गया है। डेफिनेटली अगर उस पर काम हुआ होता, काम हो रहा है उस पर थोड़ा बहुत, अब है, साफ सफाई कर दिया उन्होंने, चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया, आप जाएंगे तो ठीक अच्छा लगेगा देखने में, लेकिन जो उसका स्वरूप था उसको इन्होंने छोटा कर दिया, बिगाड़ दिया। निश्चित तौर पर जो स्वरूप था उसको छोटा कर दिया गया। अब अगर बात करें तो मूल मसले की, क्योंकि देश जो है वो अब कतारों में खड़ा होने लगा है। पहले गैस की किल्लत के लिए कतारों में खड़ा होता था, अब नोटबंदी के असर के बाद देश जो है वो कतारों में खड़ा है। गोरखपुर की जनता क्या सोचती है, हम उनसे पूछते हैं कि आखिर नोटबंदी का कितना असर उनके ऊपर पड़ रहा है। नोटबंदी का क्या असर आपके ऊपर पड़ा, क्या देखते हैं आप? देखिए, मेरे ही ऊपर नहीं, एक हर आम जनता के ऊपर इसका असर पड़ा है, लेकिन इस डिसीजन के लिए
मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि ये बिल्कुल सही डिसीजन है या बिल्कुल गलत है। इसमें 6 महीने का वेट करना पड़ेगा इसका रिजल्ट निकलने में। लेकिन प्रेजेंट टाइम अगर ऑनेस्टली आप पूछें तो हर छोटा बड़ा जो भी है वो हर जगह अपनी जगह परेशान हाल है। नोटबंदी का असर क्या आपको लगता है कि जायज है नोटबंदी करना या नाजायज फैसला था ये? अगर यह जो निर्णय किया गया है, निर्णय निश्चित रूप से सराहनीय है, इसके लिए मैं प्रशंसा करता हूं प्रधानमंत्री का। लेकिन यह प्रशंसा तब कारगर होगी कि जो हमारे जनता लाइनों में खड़ी होकर के आज 1.5 महीने से परेशान है, पता नहीं अभी कितने दिन तक परेशान रहेगी, लेकिन जिस उद्देश्य से काले धन को पकड़ने के लिए जो प्रयास किया गया, अगर उसमें सफल हो गए प्रधानमंत्री तो यह सार्थक है, नहीं तो हमारी जनता को बहुत परेशानी हुई है। पर जनता जो है वो कहीं ना कहीं तपस्या कर रही है नोटबंदी को लेकर के। हमारे साथ तमाम लोग और हैं, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या लगता है नोटबंदी का फैसला जायज है? नोटबंदी का फैसला तो ठीक है, लेकिन अभी हमारे साथ घटना हुई है कि यहीं तारामंडल स्टेट बैंक में, यहाँ पर बैंक के अधिकारी इतने बड़े बेईमान हैं। हर जगह की बात है, बैंक के अधिकारी इतने बेईमान हैं। मैंने जब कहा पैसा नहीं है, लेकिन मैंने जब झूठ में बोला, अब आप आपको सामने बता रहे हैं, झूठ बोला मैं पत्रकार हूं और मैं अभी फोन कर रहा हूं जिलाधिकारी के वहां, तो तुरंत जो है पैसा निकाल करके और हमें दे दिया। इतने बड़े बेईमान अंदर रखे हुए हैं और अपने चेस्ट में, लेकिन पैसा जो नहीं दे रहे हैं। लोग घूम के जा रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं। कहीं तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है और अधिकारी अगर चाहें तो संभवतः ये सही हो जाएगा। और इसमें जो है अधिकारियों की मिली भगत के नाते सब गड़बड़ चल रहा है। आधी तैयारी के साथ कहीं ना कहीं नोटबंदी के प्रारूप को, एक तरीके से जो ब्लूप्रिंट था उसको प्रिंट आउट दे दिया गया, लेकिन जनता उसमें हैरान और परेशान है। आप भी जुड़े हुए हैं, क्या लगता है नोटबंदी जायज है? देखिए, नोटबंदी में अगर नियम बनाए गए तो 2 नियम, एक आम और एक खास। जो खास लोग हैं वो बैंकों में जा रहे हैं और कमीशन दे रहे हैं, उनका करोड़ों करोड़ों रुपया ब्लैक मनी व्हाइट हो जा रहा है। अभी आप देखें कि कितने लोग पकड़े गए हैं और जिस पार्टी जिस दल ने ये नियम बनाया, खास करके उन्हीं के कार्यकर्ता अधिकतर पकड़े जा रहे हैं। और वो कहते हैं कि 2.5 लाख रुपए में आप शादी कर लीजिए आम जनता से, साथ नियम लगाते हैं, लेकिन उनके मंत्रियों और सांसदों के घर जब शादी होती है तो 50-50 करोड़ रुपए शादी करते हैं, 50 चार्टर्ड प्लेन उतरते हैं। अभी आप देखें कि सुर्खियों में एक मामला छाया हुआ, 1500 गाड़ी बीजेपी ने खरीदा है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, मौज मस्ती या प्रचार के लिए। तो ये नियम क्यों, दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? नोटबंदी से आप जानते हैं कि कितने हालात भाव, अब जनता रोड पर उतर रही है। जिनको इलाज के लिए पैसा चाहिए उनको पैसा नहीं मिल रहा, वो आईसीयू में दम तोड़ दे रहे हैं। और जिनके घर शादियां हैं, जिनके घर और भी कोई कार्य है, 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो इतना हालात बहुत बस से ज्यादा बदतर है। नोटबंदी का कितना असर आप देखते हैं चुनाव में? सर, नोटबंदी से तो मैं पहले बात तो खुद त्रस्त हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा नोएडा में पढ़ता है। एटीएम में पैसा नहीं है, वो खाएगा कहाँ से? वो परीक्षा दे रहा है, अपनी एटीएम में लाइन लगाएगा कि परीक्षा की तैयारी करेगा? सिस्टम बिल्कुल खराब है। नोटबंदी का फैसला प्रधानमंत्री जी का बहुत बेहतर रहा है, लेकिन सिस्टम टोटल खराब है। कोई सिस्टम नहीं है और इस सिस्टम से हम लोगों का धैर्य टूट रहा है। निश्चित तौर पर अगर एटीएम्स की बात करें तो महिलाएं या पुरुष जो दूर दराज के रहने वाले हैं वो रजाई और कंबल लेकर के सुबह यानी भोर में 3 बजे से ही एटीएम्स में लाइन लगा रहे हैं, इस आस पे कि उनका नंबर पहले होगा, वो पैसे निकाल के ले जाएंगे तो घर का पेट भरेंगे। हमारे साथ तमाम लोग और भी हैं। आपको क्या लगता है नोटबंदी का असर देखने को मिलेगा चुनाव में? निश्चित तौर से नोटबंदी का चुनाव पे असर देखने को मिलेगा। सोच अच्छी थी, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच अच्छी थी। उन्होंने अच्छी सोच के साथ इस चीज को लागू किया, लेकिन सिस्टम जो है वो फ्लेवर हो गया और सिस्टम में वही लोग कार्य करने वाले जो थे जो पूर्व में कार्य कर रहे थे। यदि माननीय प्रधानमंत्री जी को इसको करना चाहिए था तो पहले सिस्टम को डेवलप कर लेते और फिर इस नोटबंदी को तैयार करते। और इस नोटबंदी का असर जनता केवल 50 दिन देख रही है, क्योंकि अगर घर का मुखिया, मैं अगर अपने घर का मुखिया हूं, मेरा बच्चा अगर कुछ कहता है कि पापा ये चीज चाहिए और मैं कहता हूं बेटा 5 दिन बाद मैं दूंगा, तो बच्चा 5 दिन तक इंतजार करता है। 6ठे दिन वो फिर कहता है कि पापा मुझे ये सामान नहीं मिला। तो जनता, इस देश की जनता और उसके मुखिया माननीय प्रधानमंत्री हैं, अगर उन्होंने 50 दिन का टाइम मांगा है तो हम सभी लोग, चाहे लाइन में खड़े होकर के सारी जनता, आज किसान को बीज नहीं मिल रहे हैं, पानी नहीं मिल रही है, बीमार लोग पड़े हुए हैं,
हर आदमी त्रस्त है, लेकिन उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस देश का एक एक बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग सब खड़ा है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने जो दावे किए थे उसको लेकर के कहीं ना कहीं जनता का भी समर्थन उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये समर्थन महज उनके उस दावे पर ही है कि 50 दिन में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आशा बहुएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप लोग महिलाओं की सेवा में लगे रहते हैं, गांव में आप लोग देखते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि नोटबंदी का असर देखने को मिल रहा है? बहुत देखने को मिल रहा है कि हम लोग गांव में चक्कर काट रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, लाइन में 8 बजे से बैठ रहे हैं, बैंक खुल नहीं रहा है और बैंक वाला आ भी रहा है तो पैसा दे रहा है तो 11-12 बजे के बाद, और वो बंद कर कई लोग अपने जान पहचान को दे रहा है, उसके बाकी लोग आम जनता को नहीं दे रहा है। बहुत परेशान है कई दिन से, और डिलीवरी केस ब्लॉक पर से लेकर आते हैं, उसके पास पैसा नहीं है कोई दवा लेने के लिए। हम लोग आशा बहुत हर एक पैसे बहुत दिक्कत, नोटबंदी का ये काम बहुत सरकार ने गलत किए हैं। आपको क्या लगता है नोटबंदी का असर कितना पड़ेगा? जी, नोटबंदी का असर इसलिए पड़ेगा कि नोटबंदी का जो प्रधानमंत्री जी ने जो नियम लागू किए तो हम लोग समर्थन जरूर करते हैं, लेकिन इसका पहले तो कोई नियम व्यवस्था बना दिए होते कि महिलाएं इतनी देर तक लाइन में खड़ी रहेंगी तो उनके लिए एक महिला बैंक महिलाओं को सुरक्षा के लिए लगा दिए होते कि हमारी महिलाओं को दिक्कत ना हो। लेकिन बहुत दिक्कत हो रही है, गर्भवती महिला भी देखने को मिलता है कि वो लाइन में जाके खड़ी रहती है, उसके बाद भी पता चलता है 12-1 बजता है तो पता चलता है कि बैंक में पैसा नहीं है, और बैंक के जो लोग मैनेजर हैं अंदर से बंद करके और अपने अंदर लोग रहते हैं। और वहाँ जो है भारतीय स्टेट बैंक टेकवार उनवल में अभी फिलहाल की बात है कि वहाँ जो है ये पब्लिक जो है शीशा उषा अंदर कुल तोड़ दी थी इसी पैसे के लेकर। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब जनता जो है वो उग्र हो रही है, क्योंकि जो सब्र का बांध है वो टूटता जा रहा है, पानी नाक के ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है। आप युवा हैं, आपको पढ़ना लिखना होगा, लेकिन आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के कतारों में खड़े होने के लिए मजबूर हैं। क्या लगता है ये फैसला जायज है? क्योंकि अतीत के नींव पर भविष्य के निर्माण करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अतीत की नींव पे भविष्य की निर्माण की जाती है, लेकिन कहीं से ये नहीं लग रहा है कि इस नोटबंदी से आने वाले भविष्य में सुधार हो सकता है। क्योंकि अभी आप करंट न्यूज देख रहे हैं, आप तो पूरी मीडिया में घूमते हैं, देख रहे हैं कि जो नए नोट हम लोग 2000 लाइन के लिए लगा रहे हैं, 3 दिन 4 दिन लाइन में लगाते हैं तभी नहीं मिल पाता है। और बरसात से बड़े लोग के घर में अभी जांच हो रही है सीबीआई की, आप देख रहे हैं कि उनके घर में लाखों के नए नोटों का बंडल मिल रहा है। जनार्दन रेड्डी जैसे लोग 500-500 करोड़ रुपए अपने शादी में खर्च करेंगे, क्या सबको चेक ही देते होंगे? ये कैसा कैशलेस है? उनको कहाँ से नए नोट मिल गए? अभी आपने देखा कल की न्यूज में दिया था कि आरबीआई के गवर्नर और उनके और भी बहुत सारे साथी लोग इस नोटबंदी के साथ जो हवाला हो रहा है, जो लीला पोती हो रहा है, इसमें भी लोग शामिल हैं। तो मुझे कहीं से नहीं लगता यार, पूरे देश की जनता को भी ये बात पता चल गया है कि देखिए देश में 2 तरह के लोग होते हैं। एक है जिसको हम कहते हैं पप्पू, वो ना कुछ बोलता है ना कुछ करता है, और एक है फेंकू जो केवल बोलता है कुछ नहीं करता है। निश्चित तौर पर जनता जो है ना बोलने वाले और बोलने वाले दोनों से त्रस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई और हीला हवाली को लेकर परेशान है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हम सबसे पहले अब ये जानना चाहेंगे कि गोरखपुर की जनता किन आधारों पर अगली सरकार चुनेगी, यानी मिशन 2017 को लेकर गोरखपुर जनता का आधार क्या होगा, वोटिंग क्राइटेरिया क्या होगा, किस आधार पर आप वोट करेंगे, आधार क्या होंगे गोरखपुर के विकास को लेकर? हम विकास पर, जो सरकार विकास की बात करेगी और विकास पर काम करेगी, जिस पर मुझे विश्वास है, जिसको मैंने देखा है, हम उस पर वोटिंग करेंगे। और विषय वोटिंग का नहीं है, जो भी जिनको वोट लेना रहता है वो तो आ जाते हैं कि भैया हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, लेकिन सरकार बन जाती है और गोरखपुर को भूल जाते हैं। बात इस पर होनी चाहिए कि आखिर अब तक जो आपने बात किया, आपने जो वादा किया, आपकी सरकार, आपने क्या किया, और जब अब नहीं किए हैं तो आगे आप क्या करने वाले हैं? तो हम तो वोटिंग उन सरकार को करेंगे जिसने विकास किया और जो विकास के लिए काम किया। आपका आधार क्या होगा वोट करने का? गोरखपुर की जनता है आप, गोरखपुर की जनता क्या सोच रही है? देखिए, गोरखपुर की जनता तो अब मन बना चुकी है कि बहुत दिन हो गया अब धर्म के आधार पे वोट करना, अब सिर्फ विकास के आधार पे ही अब जनता वोट करने वाली है। मन पूरी बना चुकी है, क्योंकि गोरखपुर का विकास 27 साल से रुका हुआ गोरखपुर 27 साल से बेहाल हो चुका है। तो अब जो बेहाली जनता को बर्दाश्त नहीं, और विकास निश्चित तौर पर विकास के दावे किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपका आधार क्या होगा वोट करने का? आप नई सरकार किस तरीके की देखना चाहते हैं? भय, भूख, भ्रष्टाचार। जो सरकार भय को मिटा करके जनता को एक अच्छा शासन दे सके, भूखा ना रख सके और भ्रष्टाचार ना हो, ऐसी सरकार जिसका भी जिस भी पार्टी का दावा होगा उसके साथ जनता रहेगी, ये मेरा अपना मानना है। क्योंकि इस सरकार में भय
भी व्याप्त था, भूखे भी लोग थे, और भ्रष्टाचार भी चाहे केंद्र की हो चाहे स्टेट की हो। निश्चित तौर पर भय, भूख, भ्रष्टाचार के साथ शिक्षा, सुरक्षा और स्वाभिमान, ये 3 चीज भी जुड़ने चाहिए और इन आधारों पर भी सरकार का चयन होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप किस आधार पर वोट करेंगे? मैं डेवलपमेंट को देख के ही वोट करूंगा। डेवलपमेंट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल बहुत जरूरी है, जो कि इस सरकार में मैंने वो चीज नहीं देखी है। आपको याद दिला दूं, यही चीज इसके पहले जब एक दूसरी सरकार थी, बहन मायावती जी थी, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जब फेल हुई तो जनता ने उनको नकार दिया। और एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी सरकार मेरी निगाह में टोटल फेल है, क्योंकि अपराधों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और ये जनता अब की जो वोट डालेगी वो डेवलपमेंट के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल देखना चाहती है। मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसुओं से हथियार बनाने वाले ये सियासतदां भूल जाते हैं, मगर हम हैं सरकार बनाने वाले। इस दावे के साथ जनता यहां की वोट करेगी, चुनेगी अपनी नई सरकार। और क्या कुछ विकास के वायदे करते हैं और किन आधार पर यह जनता चुनाव लड़ेगी और चुनाव देखेगी, चुनाव में वोट करेगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।